12th क्लास स्टूडेंट देखिएगा, हम जो पढ़ रहे थे वो था एक्सरसाइज 4.2। ठीक है ना। इसमें आपको मैं नियम बता रहा था, अब उसके नियमानुसार मैंने कहा था कि बाकी के नियम आप किताब में से देख लेना। नेक्स्ट जैसे कि इसमें एक आता है सवाल के बिना विस्तार के सरल करना। बिना विस्तार के सारणिक का सरल। को सरल करो। अब कोई सवाल आए हमारे पास में और उसमें कहे कि सब आपको विस्तार नहीं करना, प्रसार नहीं करना। विस्तार का मतलब होता है यहाँ पर प्रसार। प्रसार आपको नहीं करना है, तो अगर प्रसार नहीं करना तो फिर किस प्रकार हल करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि इसने क्वेश्चन हमें दिया है, एक क्वेश्चन को ही रीडिंग करते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। 49, 39, 10 एक सारणिक है। 49, 39, 10, 1, 7, 2 और 6, 4, 1। ठीक है, ये आपको दिया है। अब इधर बिना विस्तार के सरल करो। आज हम बिना विस्तार के एक दो प्रश्नों को देखते हैं कैसे सरल होते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम प्रसार करें ना तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। 49 7 से गुणा करो, फिर 8 जो अंतर आए उससे भी गुणा करो, तो ये विस्तार का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा हो जाएगा। क्या हम इसको कोई छोटा रूप बना सकते हैं? इन संख्याओं को, इस स्तंभ की यानी पहले की जो संख्याएं हैं वो, उन्हें हम इसको छोटा कैसे बना सकते हैं? छोटा बनाना यानी इनको छोटा करना। तो छोटा करने का तरीका ये होगा कि अगर 49 में मैं यहाँ से ये जो 6 है, 6 को 8 बार गुणा करूँ तो 6 8 48 में 1 जोड़ूंगा 49 हो जाएगा। 4 को 8 से गुणा करूँगा 4 8 32 7 39 हो जाएगा। इसको 8 से गुणा करूँगा 8 और 2 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस सवाल को लिखते हैं। पहले तो सवाल ही उतार लेते हैं यहाँ पर पूरा। 49, 39, 10, 1 7 2 6 4 1। अब उसके बाद में आप ये जो तीसरा स्तंभ, पहला जो स्तंभ है ना, इसमें संक्रिया लगाओगे। पहले स्तंभ में संक्रिया लगा रहे हैं, पहला -8 गुना तीसरा। तीसरे को 8 से गुणा करके, यानी इस स्तंभ को 8 से गुणा करके इसमें घटाने पर तो 49 माइनस 6 8 48, 6 गुणा 8, देखो ऐसे ही लिख देता हूँ पूरा तुम्हारे लिए। 4 गुणा 8 10 माइनस 1 गुणा 8, और ये पहला दूसरा स्तंभ एज इट इज उतारो, तीसरा भी एज इट इज उतार लो। अब इस पहले स्तंभ में क्या कैलकुलेशन बचेगी भाई? पहले स्तंभ में अब परिणाम क्या क्या बचा वो भी देख लो। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बच जाएंगे 2, और दूसरा स्तंभ यही लिखो। तीसरा स्तंभ जो इसने प्रश्न छोड़ रखा था वो लिख दो। अब आपको इतना मालूम है कि यहाँ कोई दो स्तंभ समान आ गए। सारणी के गुणधर्म में एक ये चीज दे रखी थी कि अगर किसी सारणी में कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम नियम के अनुसार कि सब C1 और C2 समान है तो सारणी क्या होता है? 0। तो इस तरह से हमारा जो दिया गया सारणी है ये वाला, इसका परिणाम यहाँ दो स्तंभ समान आ गए, ये दोनों खड़े, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। और अगर प्रसार करते ना तो प्रसार में तो ये काफी बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणा करने पड़ेंगे, है ना, फिर घटाना भी पड़ेगा। अब यहाँ केवल एक संक्रिया तो ये लागू हुई है, एक संक्रिया तो ये लागू हो गई, और दूसरा एक ये नियम लग गया, यहाँ पर ये नियम लागू हो गया। तो एक संक्रिया और एक नियम लगा, दोनों से सवाल सरल हो गया। आ गया ना समझ में? ओके, अगला देखिए।
एक सेकेंडरी आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि जैसे कि कोई एक सारणिक दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो इस सारणिक में आपको क्या क्या दिया है, डायरेक्ट ही मैं सॉल्यूशन से ही शुरू करूँगा। एक ए बी सी और बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पर बी प्लस सी है तो इसमें ए है, सी प्लस ए है तो इधर बी है, ए प्लस बी है तो इधर सी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पहले सारणिक को ध्यानपूर्वक देखना होगा, कहाँ क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। यानी जो लाइनें पंक्तियों में, तीनों पंक्तियों में आपस में कौन सा संबंध बैठता है, स्तंभों में कौन सा बैठता है, वो आपको ढूंढना होगा। तो हम यहाँ ढूंढते हैं कि अगर इसको इसमें प्लस कर देते हैं सॉल्यूशन में, मैं संक्रिया अप्लाई कर देता हूँ सीधा ही, ठीक है, दोबारा नहीं लिख रहा। C3 स्तंभ में, यानी ये तीसरा जो स्तंभ है इसमें तीसरा स्तंभ प्लस दूसरा स्तंभ, यानी ये वाला अवयव इसमें ले जाके जोड़ देने पर, तो जोड़ दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्तंभ में तो कोई परिवर्तन नहीं है, दूसरे में भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, परिवर्तन सिर्फ ये कर रहे हो कि इसको इसमें ले जाके जोड़ रहे हो। तो जोड़ना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ सारणिक के गुणधर्म में एक ये दे रखा हो दिया था कि किसी सारणिक में एक पंक्ति में से एक समान अवयव उभयनिष्ठ आता है, या पंक्ति स्तंभ में से ऐसा होता है। तो यहाँ एक स्तंभ में तीसरे में से ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ये मैं उभयनिष्ठ निकाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ ये संख्या बाहर रख दी, निकाल कर बाहर रख दी ना। अब अगर इसमें से ये संख्या बाहर गई तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरे के स्थान पर 1 1 1 बच जाएगा, ये बाहर आ गई। अब किसी भी सारणिक में, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो या सर्वसम हो तो सारणिक शून्य होता है। तो यहाँ नियम लिखोगे, नियम C1 और C3 समान है तो सारणिक शून्य। अब अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास में a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, यही तो होगा भाई। a प्लस बी प्लस सी तो है, लेकिन इन दोनों के समान होने के कारण इसका पूरे का मान शून्य होगा। शून्य को अगर a प्लस बी प्लस सी से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, शून्य आंसर आएगा। आ गया ना आपके समझ में। तो ये इस तरह से बिना विस्तार वाले विद संक्रिया और रूल, यानी आपकी जो नियम दे रखे संक्रिया का और नियम जो दिया है, इसके आधार पर हम इसका मान शून्य कैसे निकालते हैं, मतलब सरल कैसे कर लेते हैं, वो तरीका है। तो ऐसे सवाल जो भी आपको दे रखे हों उन्हें आप सरल कर सकते हैं। आया ना समझ में? ओके।